इल्ज़ाम एक लगाया मजहबी नौयत का, और उसके ऊपर जो एनसीसीआईए के पास पावर ही नहीं है बैंक अकाउंट फ्रीज करने की। जो आईओ है ये बेसिकली इसने रियासत पाकिस्तान पे हमला किया क्योंकि इसने एक साबिक सदर के पेंशन अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। मैंने ये कहा कि सर किसी सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह के इल्जामात के ऊपर ऐसी कार्रवाइयां नहीं होती। तो आगे से के आगा साहब का ये जवाब था, ये ऑन रिकॉर्ड है, वहां पे और लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा यू आर टॉकिंग अबाउट द सिविलाइज वर्ल्ड, यहाँ पे हम चीजों को ऐसे ही चलाएंगे। तो अगर हाईकोर्ट ये कह रही है कि हम चीजों को ऐसे ही चलाएंगे और अनसिविलाइज चलाएंगे तो मैं आगे क्या एक्सपेक्ट करूं एक कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट से। साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और उनकी फैमिली के बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं और तवील अरसे से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आज भी सिंध हाई कोर्ट के एनी बेंच के सामने केस की समाअत हुई। बैरिस्टर अली ताहिर पेश हुए। अली ताहिर साहब, सबसे पहले जो लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी और उनके पूरे खानदान के बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, कोई रीज़न नहीं है। इल्ज़ाम एक लगाया मजहबी नौयत का, और उसके ऊपर जो एनसीसीआईए के पास पावर ही नहीं है बैंक अकाउंट फ्रीज करने की, उसके तहत बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। अब जो नए रूल्स इन्होंने बनाए हैं, एक तो वो रूल्स भी अल्ट्रा वायरस हैं, लेकिन चलें अगर कोई नए रूल्स आ भी गए तो सुप्रीम कोर्ट की रजबी इंडस्ट्रीज से लेके बेतहाशा जजमेंट है, इस हाई कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं कि रूल्स की हमेशा जो एप्लीकेशन है वो प्रोस्पेक्टिव होगी, यानी रूल्स बनने के बाद होगी। तो उसमें भी ये कवर नहीं होता। बड़ा सिंपल छोटा सा केस है। रेगुलर बेंच जो है वो ऐसे केसेस के ऊपर ऑलरेडी फैसला दे चुका है कि कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। बाकी सीआरपीसी के अंदर जो है अक्यूज्ड को जो है वो सरेंडर करवाने के सारे प्रोविजन 87, 88 में मौजूद है, वो अदालती पावर्स है। लेकिन ये एक जो आईओ है ये बेसिकली इसने रियासत पाकिस्तान पे हमला किया क्योंकि इसने एक साबिक सदर के पेंशन अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मैं तो आज भी प्लीड करता रहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने कि आप मेरिट पे केस सुन लें, सुन के फैसला कर दें, डिसमिस करें। मैं नहीं कहता आप मेरी पिटीशन अलाउ करें, डिसमिस करें, मुझे सुने, मेरे ग्राउंड सुने, फैसला कर दें। अब जाहिर है ये तो नजर आ रहा है, मैं जरा माजरत के साथ बात करूं, लेकिन बड़ा एक करनी पड़ेगी क्योंकि नजर आ रहा है ना सामने प्राइमा फेशा है। हम नहीं बोलेंगे तो लोगों को नजर आ रहा है कि मंजूर कादिर काका जिसने इसने शहर की सारी जमीनों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बिल्डिंगें बना दी, लोगों की जानों से खेल गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके नाम के हवाले आते रहे, सुप्रीम कोर्ट उसकी अटेंडेंस क्योर नहीं कर सकी। उसको इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक पूरी कहानी लिखकर वो छाप के जी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये किसको नहीं पता फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और उसको इजाजत दे दी कि आप बाहर चले जाएं। हमारे केस में ये जिद है कि नहीं जी आप बाहर नहीं जाएंगे, आप वापस आएंगे, इधर ईसीएल में नाम है, जो भी है, हम उस सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे। तो मैं भी उन्हें यही कह रहा था कि सर ये आप ब्रॉडर चीज़ों को ना देखें, लेकिन जो नैरो चीज़ है उसको तो देखें कि क्या ये पावर लीगली एक्सरसाइज हुई है या नहीं। वो अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि आपके सामने ही था, कोर्ट की कार्रवाई हुई कि वो वकला जो डेट लेना चाह रहे थे उनको कहा कि आज ही सुनेंगे, कल सुनेंगे, हम टाइम नहीं देते, टुमारो के लिए रख लें, कीप असाइड कर लें 11 बजे के लिए। और जो एक प्लीड कर रहा है कि भाई सुन के मेरी पिटीशन का फैसला कर दें, हमें 2-2 महीने की डेटें हैं। व्हाट कैन वी से, अभी भी हमें क्लियर नहीं है कि क्या डेट। तो अदालत का समाअत के दौरान तो ये भी तासुर था कि आप शायद दबाव में डालने के लिए काफी ज्यादा बात जी, बड़ी अनफेयर बात है। उसके ऊपर मैंने जस्टिस के आगा साहब को मैंने जवाब भी दिया कि मेरे लफ्ज थे कि सर दिस इज अ वेरी अनफेयर रिमार्क। मैं आपके सामने बहुत अपेयर हुआ हूँ और वाकई हुआ हूँ। ये अब तो खैर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तो हम केसेस लेके ही नहीं जाते, हमें पता है कि क्या होना है। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं थे तो इलेक्शन पिटिशंस क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस क्या हो गई, क्रिमिनल मैटर्स क्या हो गए, पूरी अपीलें चलाई हैं के आगा साहब। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि वो कैसे कोर्ट चलाते हैं या वो हमें नहीं जानते। तो मैंने तो उन्हें कहा कि सर आप मुझे बड़े टाइम से जानते हैं, ये आपका रिमार्क जो है वो बड़ा अनफेयर है। और मेरे ख्याल में तो मैं ये नहीं कहता कि वो जाहिर है हाई कोर्ट के जज हैं कि वो कोई माफ़ी मांगे या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लेकिन जो उनका रिमार्क था वो इंतहाई अनफेयर था। जहाँ तक अदनानुल करीम मेमन साहब की बात है, देखिए उनकी इंटेग्रिटी के लिए तो मैं आज भी वाउच कर सकता हूँ, और मेरा ख्याल है इस हाई कोर्ट का कोई भी वकील वाउच कर सकता है। जो मर्जी अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हुआ, लेकिन सबको पता है कि वो अगर फैसला करेंगे तो अपनी इंटेग्रिटी के बेसिस के ऊपर करेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन जाहिर है वो एक सीनियर जज हैं के आगा साहब, और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अब ये बात शायद थोड़ी बहुत स्लाइटली ऑफेंसिव हो जाए, लेकिन एक फिक्स मैच था कि आईओ नहीं आया, 2 महीने की एक फिक्स डेट थी। मैंने तो शायद साहब कल जाना था, मैं तो आई वाज फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री, मेरा तो प्लान था। मैं इस केस के लिए रुका, मैं अपेयर हुआ, अदालत आके बैठी, मैं आके अपेयर हुआ, एएजी ऑफिस आके अपेयर हुआ, लेकिन एक आईओ के ना होने की वजह से डेट दे दी। तो यानी ये आईओ के बगैर जो है वो हाई कोर्ट अगर फैसला नहीं कर सकती। कोर्ट से चाहते क्या है? आईओ का होना जरूरी था क्या? बिल्कुल कोई जरूरी नहीं था। मैं उनसे ये कह रहा था सर मेरे चंद लीगल सबमिशंस हैं, मैंने इंक्वायरी को तो चैलेंज ही नहीं किया,
बल्कि मैंने उन्हें कहा मैंने ये चीज राइटिंग में एफिडेविट पे दे दी है, क्योंकि जब वो पहले वेकेशन बेंच ने एक ऑर्डर पास किया कि जी ज्वाइन इंक्वायरी एंड दिस एंड दैट, वो तो खैर बिल्कुल ही ऑर्डर जिस तरह हुआ वो प्रोसीडिंग्स आपने रिपोर्ट की थी कि किस तरह हुआ, बल्कि वो तो उस वक्त वेकेशन बेंच में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जज थे उन्होंने कहा आप हमारी मजबूरी समझे, जजेस की भी मजबूरी होती है कि हमें, मुझे इस केस में पता लगा कि जजेस की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन बात बड़ी सिंपल है कि मैं ये कह रहा था मेरी लीगल ग्राउंड है, रेगुलर बेंच उसके ऊपर फैसला कर चुका है, डिविजनल बेंच के केसेस दूसरे डिविजनल बेंच के ऊपर बाइंडिंग है, देखकर इनके अपने जजमेंट्स हैं, देखकर उस पर मुझे जो है जो डिसमिस करें, जो करना है करें, कॉस्ट लगाएं, बट मुझे सुन के फैसला करके खत्म करें बात को। इतना सा मैटर भी अगर हाई कोर्ट नहीं कर सकती तो फिर तो देखिए कॉम्पिटेंस की तो कमी नहीं है, हमें पता है कॉम्पिटेंस की कोई कमी नहीं है। अब जब कॉम्पिटेंस की कमी ना हो और फिर भी मैटर डिसाइड ना हो रहा हो तो फिर मैं इससे आगे अब आपको क्या अच्छा, इसमें ताहिर साहब ये फरमाइएगा कि इल्ज़ाम है डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर तौहीन मजहब का, इंक्वायरी चल रही है, पूरे खानदान के बैंक अकाउंट किस बुनियाद पर? इस पे मैं सॉरी आपकी बात को जवाब देने से पहले मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि मैंने ये कहा कि सर किसी सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह के इल्जामात के ऊपर ऐसी कार्रवाइयां नहीं होती। तो आगे से के आगा साहब का ये जवाब था, ये ऑन रिकॉर्ड है, वहां पे और लोग मौजूद थे, विटनेसेस मौजूद थे, ऑन रिकॉर्ड उनका जवाब है। उन्होंने कहा यू आर टॉकिंग अबाउट द सिविलाइज वर्ल्ड, यहाँ पे हम चीजों को ऐसे ही चलाएंगे। तो अगर हाई कोर्ट ये कह रही है कि हम चीजों को ऐसे ही चलाएंगे और अनसिविलाइज चलाएंगे तो मैं आगे क्या एक्सपेक्ट करूं एक कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट से। क्यों फैमिली के बंद किए, बड़ी सिंपल सी बात है, वो कहते हैं अपनी बहू को भी पेश करें, बेटियों को भी पेश करें एनसीसीआईए के सामने, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डालने के लिए, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। वो के खिलाफ इंक्वायरी तो नहीं है, फैमिली के खिलाफ, बहू बेटियों कुछ भी नहीं है जी, बल्कि इनफैक्ट उनमें से कुछ लोग तो जो हैं वो बाहर सेटल हुए हुए हैं, बेरोने मुल्क सेटल्ड हैं, उनको कहते हैं कि वापस आओ, आके हमारे सामने पेरो, सिर्फ प्रेशर डालना है। और वो शायद भाई मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग की हुई है कि असल मसला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए सारा कुछ खुल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे तो ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि पूरी फैमिली के ऊपर। तो डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली के और अपने बैंक अकाउंट और पेंशन भी जैसे आप बता रहे हैं कि वो भी नहीं मिलती, उनको अकाउंट फ्रीज है, तो उनका कैसे गुजर बसर हो रहा है? देखिए इसका जवाब तो वो खुद ही देंगे, मैंने कोई इस पर्सनल नेचर का नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता है कि उनकी दरख्वास्त आज भी हम यही कर रहे थे कि कुछ ना कुछ इंटरिम रिलीफ दें। देखें जो इंटरिम रिलीफ हम मांग रहे हैं वो तो किसी हाई कोर्ट के जज की 1/3 भी सैलरी नहीं बनती। मेरे टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए हुए हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जितना वो इंटरिम रिलीफ मांग रहे थे उससे 4 गुना तो महीने का मैं कमाता हूँ, और आई डोंट हैव अ फैमिली टू सपोर्ट। ये तो एक पूरा एक खानदान है, बच्चे हैं, स्कूल की फीसेज हैं, ट्रैवल है, सो ऑन सो फोर्थ, और फिर जाहिर है एक बिजनेस है। वो बैंक अकाउंट से बगैर आजकल क्या चलता है दुनिया के अंदर। बट क्लियर कट एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में अनफॉर्चुनेटली ये मुझे कहना पड़ रहा है, बड़े टाइम से मैं इस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत छोटा हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, लेकिन बड़े टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट की ये हालत कि ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का वो पार्ट, ये नहीं कि वो उसके ऊपर इग्नोरेंस करें, बट वो उसका पार्ट एंड पार्सल बन जाए, और उनकी सारी की सारी एनर्जी इस चीज पे हो कि किसी तरह इसको वापस लाकर अरेस्ट करवाना है, और ईसीएल पे इसका नाम है, और फिर ये यहाँ पे धक्के खाए। और फिर अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट का रोल ये रह गया तो मैं एज अ वकील अपने पाकिस्तान के लोगों से, अपने साथी वकला से मैं शर्मिंदा हूँ। और मैं तो शायद बड़े फख्र से जहाँ पे भी जाता था दुनिया में, मैंने दुनिया के 17 मुल्कों में अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया। मैं बड़ा फखरिया कहता था कि भाई मेरी एक बड़ी रिच हेरिटेज है, मेरे पीछे आर्टिकल 199 है, ऐसी जुरिस्डिक्शन दुनिया में कहीं नहीं है। मैं वो फख्र तो मेरा खत्म हो गया, मेरा तो सर इस वक्त नगू है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट जो है वो एक आईओ से बढ़कर आईओ बने हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। क्या मजाक है सर। वैसे इसी बेंच के सामने सूबाई हुकूमत के वुज़रा हों, सेक्रेटरीज हों, नैब उनको कॉल अप नोटिस जारी करता है और महज 3 समातों के ऊपर केस का फैसला हो जाता है कि नैब भी फलां अफसर को, फलां वजीर को हाथ तक नहीं लगा सकती, बल्कि बुला तक नहीं सकती, कॉल नहीं कर सकती, तो वो नोटिस ही कलअदम हो जाते हैं। दूसरा मंजूर कादिर काका का मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्डर शेयर कर देता हूँ, जिस स्पीड से वो पिटिशन चली है, रिपोर्ट किया है वो तो। जिस स्पीड से वो पिटिशन चली है वो आपके सामने है। काश बाकी लोगों की पिटिशन भी इस स्पीड से ना चले, इसकी आधी स्पीड से चल जाएं, इसकी पौनी स्पीड से चल जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली जी फंडामेंटल राइट्स शायद इस वक्त सिर्फ उसके हैं जो करप्शन करके बैठा है, और जिसने बाहर भागना है शायद उसी के फंडामेंटल राइट्स हैं। और किसी आखिरी सवाल, आपकी चाय भी ठंडी हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आरिफ अलवी साहब ने सरेंडर किया वहां पर तहकीकात के लिए या नहीं किया? नहीं, देखें ही इज नॉट इन द कंट्री, और ये बात ही इनकॉन्सिक्वेंशियल है शायद साहब कि कोई सरेंडर कर रहा है या नहीं।
क्योंकि प्रॉपर्टी फ्रीज करने का इख्तियार सेक्शन 87 88 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, हम सारे इस बात को जानते हैं, सीआरपीसी के तहत वो अदालत का है, किसी आईओ का नहीं है। आईओ नहीं ये काम कर सकता, लेकिन उसने ये काम किया और हम तो सिर्फ ये डिक्लेरेशन लेने आए हैं कि ये जो कानून ने जिसको पावर ही नहीं दी, कल को आप कहेंगे ये मेरे सामने पेयर नहीं होता इसलिए जो है इसके ये पंजाब पुलिस जो काम करती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट के सामने मैं आऊँ और मैं कहूँ कि सर मेरी पूरी फैमिली को उठा के ले गए हैं, मैं घर पे नहीं मिला था और मुझे छोड़ते नहीं है और तशद्दुद करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट ये तो ही कहेगा कि आप पेश क्यों नहीं होते, पहले जाके पेश हों। वो कहेंगे भाई ये बाकी जो लोग हैं इनका क्या ताल्लुक है। और देखें, मैं भी थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जानता हूँ, मेरी पिटीशन एक नहीं थी, एक पिटीशन आरिफ अलवी की है, दूसरी पिटीशन उनके खानदान वालों की है। आप ना आरिफ अलवी को रिलीफ दें, भाई जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको तो दें, उनका इसके अंदर क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ये जो देखें, अब उन्होंने खुद ही कह दिया, मैं आपको पहले भी कहा, उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई ये एक सिविलाइज्ड मुल्क नहीं है और यहाँ पे चीज़ें ऐसी चलती हैं। ये उनका ऑन रिकॉर्ड रिमार्क है और ये रिमार्क मेरे दिल पे लगा है। मैं आज अपनी अदलिया के लिए बड़ा उदास हूँ। आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि आपकी उदासी भी खत्म हो, क्योंकि आरिफ अलवी साहब के पूरे खानदान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद हैं और इंक्वायरी सिर्फ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के खिलाफ थी, लेकिन उसके बाद फिर पूरे खानदान के अकाउंट बंद कर दिए गए। 2 अलग अलग दरखास्तें दायर की गई हैं, वो ऐनी बेंच के सामने ज़ेर समाअत हैं और ऐनी बेंच में अब तक ये फैसला नहीं हो पा रहा कि इन अकाउंट्स को खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा।